So the screen is visible, right? Just confirm. Yes, ma'am. तो इंडिविजुअल बिहेवियर में अब तक हम लोगों ने किया है, स्टीरियोटाइप बिहेवियर हम लोगों ने किया है, और इंस्टिंक्ट एंड मोटिवेशन हम लोग कर चुके हैं, टैक्सेस एंड रिफ्लेक्सेस हम लोग कर चुके हैं, राइट? तो अब अगला जो बिहेवियर है दैट इज कॉन्फ्लिक्ट एंड एग्रेशन। बिफोर वी स्टार्ट, मैं ये आप लोगों से पूछना चाहती हूँ या जानना चाहती हूँ, व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट एंड व्हाट इज एग्रेशन? Whatever comes to your mind. Please. प्राची, कोई भी बताइए। मैम इशिता मित्तल। कॉन्फ्लिक्ट Yes. में तो जैसे लड़ाइयाँ वगैरह या फाइट वगैरह हो गया, और एग्रेशन में एंग्री आ गया, गुस्सा। अच्छा, और कोई बताएगा व्हाट इज डिफरेंस, व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट एंड व्हाट इज अग्रेशन? आप लोग जा रहे हैं इसके वर्बल मीनिंग पर, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं इन द पर्सपेक्टिव ऑफ एनिमल बिहेवियर। तो इट्स ओके, जो आपने कहा कॉन्फ्लिक्ट इज लड़ाई या झगड़ा और अग्रेशन इज गुस्सा, पार्शियली करेक्ट है। पार्शियली करेक्ट इसलिए कह रही हूं मैं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट दो इंडिविजुअल्स के बीच में हो रही है। वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उसी ऑर्गेनिज्म में, उसी इंडिविजुअल के अंदर हो रही है, उसके बिहेवियर में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है। तो इट इज करेक्ट, partially it is correct whatever you have said, but this is actually the conflict between behavioral tendencies within an animal. तो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस क्या हैं किसी भी एनिमल में? कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन जो है जब दो टेंडेंसीज हैं जो कि म्यूचुअली इनकम्पैटिबल हैं, एक साथ अराउज होती हैं, एक साथ इंस्टिगेट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, और उनका कंपटीशन है डोमिनेंस के लिए। एंड ये जो कंपटीशन है ये रेगुलेट करता है बिहेवियर को। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है हंग्री एनिमल का, कि वो फूड को अप्रोच करना चाहता है लेकिन वो नहीं करता है बिकॉज ऑफ सम फियर। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट है वेदर टू ईट द गिवन फूड और टू अवॉइड इट। अब ये जो फियर है ये किसी भी कारण हो सकता है। एक डर तो ये हो सकता है अगर सोशल एनिमल है, फॉर एग्जाम्पल इट इज अ ग्रुप ऑफ मंकीज, सोशल एनिमल है, देर इज अ ग्रुप ऑफ मंकीज, और उनमें से एक लोअर रैंकिंग मंकी को कुछ खाने को मिलता है, उसे भूख भी बहुत लगी है लेकिन वो तब तक नहीं खा सकता है जब तक कि जो अल्फा मेल है वो ग्रीन सिग्नल ना दे दे, क्योंकि उसे पहले बताना पड़ेगा अपने ग्रुप में कि भाई ये यहाँ पे खाना थोड़ा सा मिला है, हमें इसका क्या करना है, ठीक है? और उसको भूख इतनी लगी है कि उसका मन ये कर रहा है कि ये मैं पूरा खा जाऊं, लेकिन अगर वो उसे पूरा खाएगा तो ही विल बी पनिश्ड बाय द ग्रुप। ठीक? तो एनिमल क्योंकि हंग्री है तो इट वांट्स टू अप्रोच द फूड, लेकिन वो अवॉइड करता है क्योंकि उसे डर है कि अगर मैंने इसे खाया तो मेरे को पनिशमेंट मिल सकता है। तो ये जो एनिमल है ये इसी कॉन्फ्लिक्ट में है कि ये फूड को अप्रोच करे या अवॉइड करे। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिहेवियर विद इन द सेम एनिमल। इट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू टेंडेंसीज, वेदर टू ईट और नॉट टू ईट। दूसरी कंडीशन जो है कि
जो टेंडेंसी है इट इज अराउज्ड टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। अब गोल क्या है ये आप समझ चुके हैं, मोटिवेशन हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जो गोल है वो ही इनएक्सेसिबल रहता है। मतलब कि जो गोल है उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो इनएक्सेसिबल है। तो उस गोल को प्राप्त करने से एनिमल को रोका जा सकता है, बैक ऑफ। ठीक है। अब ये जो हमने पीछे एग्जांपल ली कि देयर इज अ हंग्री एनिमल एंड इट सीज फूड, ठीक, लेकिन जो ये फूड सोर्स है, आप ये सपोज कीजिए कि बंदर को खाना तो दिखा, लेकिन वो खाना जो है एक लोहे के पिंजरे में इस तरीके से रखा है कि वो उसको किसी भी तरीके से अप्रोच नहीं कर सकता। उसमें जाली लगी है कि खाना उसको दिख तो रहा है, या ग्लास पेन है कि खाना दिख तो रहा है लेकिन वो उसको पहुंच नहीं सकता है। तो दो चीजें हो गई, एक में तो जो गोल है वो एक्सेसिबल है, लेकिन उसके अंदर ही ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि वो उसको ले या ना ले। और दूसरी चीज है कि गोल ही इनएक्सेसिबल है। यहां तक आपकी समझ में आ गया कॉन्फ्लिक्ट? Yes, ma'am. ओके। तो ये सबसे पहली स्लाइड है, ये स्किप हो गई थी। तो जो एनिमल जो बिहेवियरल डिस्प्लेज हैं एनिमल में, बेसिकली जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, दैट इज फूड, दैट इज वाटर, दैट इज डिमांड फॉर ऑक्सीजन, एनर्जी टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस, टू रिप्रोड्यूस, अगर सोशल एनिमल है तो सोशल स्टेटस मेंटेन करना है, और अपने एनवायरनमेंट के साथ एक उसको हार्मनी बना करके रखनी है। तो इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल बिहेवियरल पैटर्न्स है, जैसे कि एक है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन इज की ऑल द एनिमल्स, कोई भी एनिमल है वो अपने एनवायरनमेंट को जिसमें वो रहता है वो उसको एक्सप्लोर करता है, देखता है कि उसके आसपास क्या है, उसमें से क्या चीज उसके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, क्या चीज उसको नुकसान कर सकती है, तो वो एक्सप्लोर करता है। दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट, जो हम अभी करेंगे। देन देयर इज अग्रेशन। अग्रेशन इज द डिस्प्ले ऑफ एंगर और फ्रस्ट्रेशन। देन देयर इज फियर, किसी से डर लग सकता है, चाहे वो पेरेंट ऑफस्प्रिंग के बीच में हो कि ऑफस्प्रिंग्स जो है से, या अपने ग्रुप में जो डोमिनेंट मेल है उससे डर हो सकता है, या प्रेडेटर से डर हो सकता है। देन देयर इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज हाउ द इंडिविजुअल्स दे इंटरैक्ट विद ईच अदर, हाउ दे पास द सिग्नल्स। Then there is avoidance. Avoidance is by practice. They learn कि हमें क्या चीज अवॉइड करनी है, या किस तरफ हम जा सकते हैं, किस तरफ हम नहीं जा सकते। Then there is play. Play is again individual behavior कि one mode of entertainment may be good for me, but it is not good for the other individual. Then there is locomotion. The animals, they move around. Then there is feeding and drinking. Animals need proper food and water to maintain their life. Then sleep is also necessary. Then there is social behavior and biological rhythms. तो ड्रकैमर एट अल ने 2002 में कॉन्फ्लिक्ट और अग्रेशन को एक ही तरह के बिहेवियर में रखा है, लेकिन उन्होंने डिफरेंशिएट किया है बिटवीन अग्रेशन एंड एगोनिस्टिक बिहेवियर। व्हाट इज एगनी? एगनी इज फ्रस्ट्रेशन and aggression is the display of frustration. So what are the conflicting situations that may arise in an individual? क्या क्या conflicting situations हो सकती हैं? तो पहला तो है avoidance conflict। मतलब कि ये दो conflicting situations हैं जो एक साथ arouse हुई हैं, और अवॉइडेंस है यहाँ पर। ठीक है, अवॉइडेंस है दो अलग अलग चीजों के लिए, दो अलग अलग गोल्स के लिए। ठीक, अब ये अनस्टेबल है,
तो इक्विलिब्रियम से जिस भी दिशा में जाएगा, इसका मतलब जिस अवॉइडेंस की तरफ जाएगा, इसका मतलब कि जो दूसरी अवॉइडेंस है उसको वो खत्म कर रहा है, उस पर्टिकुलर चीज के पास जा रहा है। तो ये नेगेटिव हो गया एक तरीके से। तो अवॉइडेंस किसके लिए बढ़ रही है? जिस दिशा में, जिस अवॉइडेंस ग्रेडियंट की तरफ एनिमल मूव कर रहा है उसके लिए अवॉइडेंस बढ़ रही है। लेकिन अप्रोच ग्रेडियंट उसके लिए बढ़ रहा है जिसकी विपरीत दिशा में वो जा रहा है। देन देयर इज अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। यहां पर तो ये भी ट्रांजिटरी और अनस्टेबल है। जिस गोल की तरफ, इक्विलिब्रियम से जिस गोल की तरफ जाएगा, इसका मतलब एनिमल उस गोल को प्राप्त करेगा, दूसरा गोल जो है वो रह जाएगा। और एग्जाम्पल अवॉइडेंस की, सॉरी, अप्रोच की अवॉइडेंस है। आपको पता है कि यू कैन आइदर हैव एन आइसक्रीम और यू कैन हैव से whatever you like, you have a choice between two ice creams, जो दो फ्लेवर आपको पसंद है, लेकिन आपको एक बोला गया है कि आपको एक ही मिलेगा, यू हैव टू चूज। तो ये यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आएगा अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट क्यों आ रहा है यहाँ पर? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको एक को चूज करना है। तो जिसको आप अप्रोच करते हो, से यू गो फॉर द चॉकलेट फ्लेवर, यू लाइक इट, बट यू ऑल्सो लाइक सम अदर फ्लेवर, जैसे फ्रूट एंड नट और वट एवर फ्लेवर, यू ऑल्सो लाइक दैट। लेकिन अगर आप चॉकलेट की तरफ मूव करते हैं तो आप फ्रूट एंड नट से दूर जा रहे हैं। ठीक है? तो दिस इज अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, कि दोनों चीजें आपको पसंद है लेकिन आपको एक मिलेगा, तो जिस दिशा में आप जाओगे वो जो दूसरा वाला है वो आपसे दूर हो जाएगा। अगर इसी एग्जाम्पल को हम यूज करते हैं अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में, घर में बने हैं लौकी और टिंडे, आपको दोनों पसंद नहीं है, आपको दोनों अवॉइड करने हैं। ठीक है? अब यू हैव टू चूज आपको क्या कम पसंद है। तो इफ यू गो नियर द अवॉइडेंस फॉर लौकी, यू आर गोइंग नियर टिंडे। समझ रहे हो इस चीज को? मतलब अगर आप लौकी को ज्यादा अवॉइड कर रहे हो तो आपको टिंडे खाने पड़ेंगे, अगर आप टिंडे को ज्यादा अवॉइड कर रहे हो तो आपको लौकी खानी पड़ेगी। सो दिस इज द अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, कि दोनों चीजें अवॉइड करनी है। देन देर इज अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब ये जो अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है, ये तब अराउज होती है when both the tendencies, either to approach or to avoid, they are directed towards the same object। यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेम है लेकिन अप्रोच और अवॉइडेंस दोनों एक साथ अराउज हो रही है टेंडेंसीज। अब ये जो है ये स्टेबल है और एनिमल जो है एक इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ इसमें मूव करेगा। क्यों? अब यहाँ पे एक आप सिचुएशन देखिए कि आपको कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद है, से आपके दांत में दर्द हो रहा है, बट आपको मीठा खाना है, यू आर क्रेविंग फॉर समथिंग, बट आपको ये भी पता है कि अगर आप उसे खाओगे तो आपका दर्द जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना? तो आपको अप्रोच के नुकसान पता है और अवॉइड आप कर नहीं पा रहे हो, तो आप कोई बीच का रास्ता अपनाओगे, तो यू विल रीच एन इक्विलिब्रियम। यहां तक आप लोग की समझ में आ गया कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस? कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस समझ में आ गया यस आपको? मैम। Yes, यस ma'am. मैम। ओके। तो इतना समय मत लगाया करो बच्चों। लेकिन ये वाली एग्जांपल्स आप लोग एग्जाम मैंने आपको बताई हैं।
तो व्हाट आर द बिहेवियरल डिस्प्लेज एज एन एविडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? आपको कैसे पता चलेगा कि एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में है? तो उसके लिए 4 लाइन्स है एविडेंस की। सबसे पहला है सिचुएशन, कि एनिमल किस सिचुएशन में है जब वो कोई डिस्प्ले कर रहा है। उसकी जो एनिमल की सिचुएशन है वो कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एनिमल अपनी टेरिटरी आसपास है, तो बाउंड्री के आसपास, क्योंकि उसकी बाउंड्री के दूसरी तरफ दूसरा एनिमल है जो उसका फ्रेंड भी हो सकता है, उसका दुश्मन भी हो सकता है, ऑफ द सेम स्पीशीज। बाउंड्री की जब हम बात करते हैं टेरिटोरियल बाउंड्री की, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम स्पीशीज। तो अपनी बाउंड्री के पास कोई भी एनिमल हमेशा डरा हुआ रहता है, अग्रेसिव रहता है। लेकिन अब उसकी बाउंड्री के अंदर या आसपास कोई पोटेंशियल मेट है, तो पोटेंशियल मेट होने की वजह से उसका सेक्सुअल मोटिवेशनल सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब एक्टिवेट होने के बाद उसकी कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि अपनी टेरिटरी को डिफेंड करना है या उसको परस्यू करना है जो फीमेल उसकी टेरिटरी में है या उसके आसपास है। आसपास है तो उसको बुलाना है अपनी टेरिटरी में। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट भी है कि टेरिटोरियल अग्रेशन भी यहाँ पर है, और उसके साथ साथ उसको फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करना है। तो देयर कैन बी अ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन ऑफ फॉर इमोशंस। जो दूसरा एविडेंस है दैट इज द बिहेवियर अकम्पनिंग अ डिस्प्ले। जो भी डिस्प्ले है उसके साथ कौन सा बिहेवियर आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बिहेवियर है इट मे बी ड्यू टू और इट मे नॉट बी ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्टिंग टेंडेंसीज। फॉर एग्जाम्पल, जब बारहसिंघा जो है, बारहसिंघा इज द रेनडियर, उनमें जो ब्रीडिंग सीजन होता है उसमें जो फीमेल मिलती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट को मिलती है, तो उससे पहले दे हैव फाइट्स फॉर द फीमेल। तो जो एनिमल हैं वो अपने ओपोनेंट को अप्रोच भी करते हैं और रिट्रीट भी करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे वो अपने ओपोनेंट को असेस कर रहे हैं कि उसमें कितनी ताकत है। तो दैट इज नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट। और जैसे सीजनल कलर चेंजेस होते हैं, सेक्सुअल कलर चेंजेस होते हैं, जैसे बर्ड जो फिशेस हैं दे बिकम ब्राइटली कलर्ड ब्रीडिंग सीजन में। जो रेनी सीजन है उसमें फिशेस ब्राइटली कलर्ड हो जाती हैं। मेल फिशेस, नॉट द फीमेल, फीमेल ऑर्डल हो जाती है एंड मेल्स दे बिकम ब्राइटली कलर्ड। देन देयर इज द बिहेवियर प्रिसीडिंग अ डिस्प्ले, कि डिस्प्ले से पहले क्या बिहेवियर आ रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है ये बताने में कि बिहेवियर जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर है या नहीं। देन देयर इज नेचर ऑफ डिस्प्ले, कि एनिमल का पोस्चर क्या है डिस्प्ले के समय। तो जो उसका पोस्चर है वो बहुत हेल्प करेगा ये बताने के लिए कि जो बिहेवियर डिस्प्ले हो रहा है वो कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर है या नहीं। अब बच्चों, जो मैं आप लोगों को बात करती हूँ साइटेशन की, कि आपको साइट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप ये देख रहे हो साइंटिस्ट के नाम आ रहे हैं, इशिता और खुशी। मॉगनीहम 1955 एंड मैकफार्लैंड एंड बाहर 1968। दिस इज साइटेशन, कि हमने इनके वर्क को जो इन्होंने इस ईयर में किया था हमने वहां से ये लिया है। दिस इज नोन एज साइटेशन एंड इसका रेफरेंस हम अपने जो हम पेपर बनाते हैं या हम अपना रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं उसके बाद में, उसके लास्ट में हम इनका रेफरेंस देते हैं। इशिता, ये बात समझ में आ गई? इशिता, इशिता मित्तल, आप नहीं हैं क्लास में?
So Ishita Mittal will be marked absent today because she is not responding. And I'm removing her from the class. I'll just remove her from the class because she's not responding. इशिता मित्तल, अगर बेटा मैंने आपको ब्लॉक कर दिया तो आप कोई भी क्लास ले नहीं पाओगी फिर। Other option than blocking her. So Ishita has been blocked. Now coming to the types of conflict behavior. जब दो बिहेवियरल टेंडेंसीज एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, ये दोनों कभी भी एक साथ एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे। हमेशा दोनों में से एक ही एक्सप्रेस हो पाएगी। तो जो बिहेवियर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई भी एनिमल अगर कॉन्फ्लिक्ट में है तो उसका बिहेवियर जो है वो नॉर्मल बिहेवियर से अलग होता है। तो इसकी एग्जांपल्स हम ले रहे हैं द टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर। सबसे पहला है डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटी। कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर में डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटीज जो हैं ये इररेलेवेंट एक्टिविटीज हैं जिसका जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है, जो प्रेजेंट बिहेवियर ऑफ एनिमल है, उससे कोई लेना देना नहीं है। इस एग्जाम्पल को हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, ये पहले भी बता चुकी हूं मैं कि जो मेल 3 स्पाइन स्टिकलबैक फिश है, जब वो फीमेल को कोर्ट कर रहा है, जब उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि अनरिसेप्टिव है, अचानक से वो अपने नेस्ट के, जो उसने नेस्ट बनाया है, उसके पास जाकर के फैनिंग करने लग जाता है। अब ये इररेलेवेंट इसलिए है क्योंकि एक तरफ तो वो कोर्टशिप पैटर्न शो कर रहा है, फीमेल को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ वो नेस्ट पे आता है और ऐसे नेस्ट पर आता है जहां पर अभी कोई भी एग्स नहीं है या डेवलपिंग यंग वंस नहीं है। अगर एग्स या डेवलपिंग यंग वंस होते तो उसका फैनिंग करना बनता था। तो ये टोटली इररेलेवेंट बिहेवियर है। तो इररेलेवेंट बिहेवियर होने के साथ साथ जो इसका प्रिसीडिंग बिहेवियर है या प्रिसीडिंग नॉर्मल बिहेवियर था कोर्टशिप का, उससे बिल्कुल अनरिलेटेड रहता है, उसका कोई लेना देना नहीं है प्रिसीडिंग बिहेवियर से। दूसरा है चिकन जो है, प्रीनिंग कहते हैं जब चोंच से अपने पंख को वो थोड़ा साफ करते हैं, उसको कंघी करते हैं अपनी चोंच की सहायता से टू लुक प्रिम एंड प्रॉपर। तो जो चिकन है, मतलब मुर्गियां जो हैं, जब वो नींद से जागती है या जब उनको रूस्ट में जाना है अपने रेस्ट करने के लिए, उस समय ज्यादा प्रीनिंग करते हैं। तो ये अनरिलेटेड इररेलेवेंट इसलिए है कि जब सो के उठा है एकदम से, उस समय एकदम से मेकअप करने की क्या जरूरत है, या जब आपको सोने जाना है उस समय तैयार होने की क्या जरूरत है। सो दिस इज अनरिलेटेड बिहेवियर। इसी तरीके से गर्ल्स में, गर्ल्स आर द सी बर्ड्स, सी शोर के आसपास रहती हैं एंड दे लिव ऑन फिशेस। तो इनमें क्या है, ये ग्रास पुलिंग बिहेवियर दिखाती हैं इन द मिडल ऑफ द फाइट। मतलब जो जब दो गर्ल्स आपस में लड़ रहे हैं अपनी टेरिटरी के लिए, फॉर एग्जाम्पल, ये आपके प्रैक्टिकल की उसमें भी है, इसको देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। तो जो मेल है वो क्या करेगा कि बीच में अपने, पहले तो ये चोंच से एक दूसरे को मारते हैं मेल, और उसके बाद बीच बीच में जाके क्या करते हैं, आसपास जो घास होती है उसको उखाड़ने की कोशिश करते हैं, और ऐसी घास को चुनते हैं ये जो ज्यादा टाइट हो, मतलब उखाड़ने में जितनी ज्यादा मुश्किल होगी, मतलब जितना उनके एफर्ट को रेजिस्ट करेगा, तो अपनी ताकत दिखाने के लिए करते हैं। तो ये टोटली इररेलेवेंट बिहेवियर है। तो भाई तुझे लड़ना है, तू लड़, क्यों जाके अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहा है घास निकालने में। बट
दे शो दिस डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटी की? एक तो इररेलेवेंट बिहेवियर है, उसका कोई लेना देना नहीं है जो प्रीसीडिंग बिहेवियर है उससे। इट emerges in intermediate context of the two conflicting motivational system। दो अलग अलग मोटिवेशनल सिस्टम्स हैं, उनके इंटरमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में ये आता है। कोई स्टिमुलस नहीं है इसके लिए। इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी एलिसिटिंग स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल हमने मेल स्टिकल बैक का देखा था, एंड इट इज अनरिलेटेड टू द प्रीसीडिंग बिहेवियर। अब जो इससे पहले बिहेवियर चल रहा था उससे कोई किसी भी तरीके से ये रिलेटेड नहीं है। तो इसके लिए जो हाइपोथेसिस है, एक तो टिनबर्जन का ओवरफ्लो हाइपोथेसिस है, ये हमने पिछली दफा पढ़ा था। देयर आर एनर्जी रेजर्वोयर्स जिनमें से ओवरफ्लो या स्पार्किंग ओवर होती है एनर्जी की, और ये स्पार्किंग ओवर की वजह से कोई थर्ड मोटिवेशनल सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से इररेलेवेंट या डिस्प्लेसमेंट बिहेवियर होता है। इसके अलावा है एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम सॉरी, मेरे नेटवर्क नहीं आ रहे थे, मैं बाहर थी। तो आप क्लास के समय बाहर करने क्या गई हैं? मैम मैं बाहर आई भी हूँ। आई डोंट बिलीव यू। सो क्लास आप डिस्टर्ब ना करें प्लीज। सो डिसइनहिबिशन हाइपोथेसिस जो है, इसके हिसाब से जो दो बिहेवियरल टेंडेंसीज हैं वो एक दूसरे को, जो कॉन्फ्लिक्ट में बिहेवियरल टेंडेंसीज हैं वो एक दूसरे को इनहिबिट कर रही हैं। तो जब वो एक दूसरे को इनहिबिट कर रही हैं तो कोई तीसरा मोटिवेशनल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है कि दोनों एक, ए ने बी को इनहिबिट किया, बी ने ए को इनहिबिट किया, और उस चक्कर में क्या हुआ कि सी एक्टिवेट हो गया, और सी एक्टिवेट होने की वजह से कोई इररेलेवेंट बिहेवियर जो है वहां पर एक्सप्रेस हो गया। So this is disinhibition hypothesis. Now, what are the different? एक इसमें रॉबल्स कॉन्सेप्ट है। रॉबल ने अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट पे काम किया शैफिंचेस में, और उन्होंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटीज जो है ना वो तीन कारणों से होती है। पहला तो ये कि जो दो कॉन्फ्लिक्टिंग कंडीशंस हैं वो एक इक्विलिब्रियम पे आ गई है, ना ए की तरफ जा रहा है ना बी की तरफ जा रहा है, बीच में एक जगह स्टैंड स्टिल हो गया, और इक्विलिब्रियम को चलते हुए लंबा समय हो गया। और जो नॉर्मल एक्टिविटी है एनिमल की, वो हमेशा एक्सटर्नल स्टिमुलाई से गाइडेड रहती है। तो ये कॉन्सेप्ट कोई बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं दे पाता है। देन देयर इज मैकफार्लैंड्स हाइपोथेसिस। तो ये जो है डिसइनहिबिशन हाइपोथेसिस का एक वेरिएंट है। उसने कहा कि मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट जो है ना ये नेसेसरी नहीं है डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटी के लिए। इन्होंने बार्बरी डव्स के ऊपर काम किया, और उन्होंने इररेलेवेंट एक्टिविटीज जो कि कॉन्फ्लिक्ट के दौरान या थ्वॉटिंग के दौरान होती है। थ्वॉटिंग इज कि जब आप किसी को रोकते हो कुछ करने से, दिस इज थ्वॉटिंग। तो उन्होंने देखा कि जो दो बिहेवियरल टेंडेंसीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो डिसइनहिबिशन की वजह से होता है, जैसे कि पहले हम कर चुके हैं। लेकिन जब थ्वॉटिंग हो रही है, थ्वॉटिंग इज कि द एनिमल इज बीइंग स्टॉप्ड बाय फोर्स, कुछ अचीव करने से, कुछ करने से। तो जब फोर्स बाहर से अप्लाई हो रही है या इंटरनल फोर्स अप्लाई हो रही है कोई, तो वो क्या करता है कि अपनी एनर्जी को स्विच कर लेता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे या दूसरे गोल पे, जो उसको लगता है कि ये हो सकता है एक्सेसिबल हो। तो इन एक्सेसिबल गोल से एक्सेसिबल गोल की तरफ अपनी अटेंशन को वो स्विच कर लेता है। तो दिस इज, देन देयर इज न्यूरोफिजियोलॉजिकल अप्रोच कि कोई भी स्टिमुलस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है उसके दो रिस्पॉन्सेज होते हैं। एक तो पहला तो ये होता है कि ब्रेन में स्पेसिफिक लोसाई को एक्टिवेट करता है, और दूसरा
जब लोसाई को एक्टिवेट करते हैं तो रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन में डिफ्यूज सीरीज या फाइबर ट्रैक्ट्स होते हैं न्यूरॉन्स के या नर्वस सिस्टम के। तो कॉर्टेक्स के द्वारा ये रेटिकुलर फॉर्मेशंस जो है एनिमल में कोई पर्टिकुलर बिहेवियर को एक्टिवेट या अराउज करते हैं। अब ये जो एक्टिवेशन है ये कई बार इररेलेवेंट हो जाता है, और इररेलेवेंट होने की वजह से आप इसको डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटी कहते हो। तो एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि स्टिमुलेशन ऑफ अ स्पेसिफिक लोसाई इन द ब्रेन रिजल्ट इन डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटीज सच एज प्रीनिंग एंड स्लीपिंग इन गर्ल्स। और ये भी उन्होंने कहा कि शायद डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटीज जो होती हैं ये फिजियोलॉजी में चेंज के कारण होती हैं, और ये भी हो सकता है कि ये चेंज जो फिजियोलॉजी में आया है ये किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आया हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर इज रीडायरेक्टेड एक्टिविटीज। अब रीडायरेक्टेड एक्टिविटीज जो है इसमें क्या होता है, इसमें कोई थर्ड मोटिवेशनल सिस्टम अराउज नहीं होता है कॉन्फ्लिक्टिंग टेंडेंसीज में। इसमें क्या होता है कि दोनों में से एक मोटिवेशनल सिस्टम जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ डायरेक्ट हो जाता है। जैसे कि जो हेरिंग गर्ल है, अगेन दीज आर आल्सो सी बर्ड्स, जब कॉन्फ्लिक्ट में होती हैं, एग्रेसिव इनके एनकाउंटर्स हो रहे हैं विद द मेल, अपनी टेरिटरी में ये दूसरे मेल्स के साथ इनके एनकाउंटर्स हो रहे हैं, तो पहले तो एक दूसरे को चोंच मारते हैं, फिर जब कुछ नतीजा नहीं निकलता तो फिर ये चोंच जो है ना हवा में मारने लगते हैं बिना किसी ऑब्जेक्ट के। हवा में या एनवायरनमेंट में कोई इनका एनिमी नहीं है, लेकिन अपनी पैकिंग जो है, द बिहेवियर इज द सेम, कि पैकिंग हो रही है, चोंच मार रहे हैं, लेकिन वो चोंच अपने ओपोनेंट की जगह अब अपने एनवायरनमेंट में मार रहे हैं। सो दिस इज रीडायरेक्टेड एक्टिविटीज। देन देयर इज ऑल्टरनेशन मूवमेंट। ऑल्टरनेशन मूवमेंट इज कि दो कदम आके एक कदम पीछे, इस तरीके से। कई बार एनिमल जो है ऑल्टरनेट करते हैं अपना बिहेवियरल पैटर्न दो कॉन्फ्लिक्टिंग टेंडेंसीज के बीच में। जैसे कि एनिमल जो है फूड सोर्स की तरफ जाना चाह रहा है, लेकिन डरा हुआ है कि उस जाए या नहीं, वो उतना तैयार नहीं है उस फूड सोर्स की तरफ जाने के लिए, तो वो दो कदम आगे जाएगा फिर एक कदम पीछे जाएगा। इस तरीके से ऑल्टरनेशन मूवमेंट है, टू गो और नॉट टू गो। तो अप्रोच और अवॉइडेंस मूवमेंट्स हैं यहाँ पर। देन देयर इज इंटेंशन मूवमेंट। तो इंटेंशन मूवमेंट में क्या होता है, एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है बिहेवियरल मूवमेंट का ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट पीरियड। और जैसे कि जब बर्ड उड़ने वाली होती है, तो जब वो उड़ने को तैयार होती है तो कुछ उसका पोस्चर होता है जो उसकी रेडीनेस बताते हैं टू फ्लाई। क्या होता है, बर्ड थोड़ा आगे की तरफ झुकती है, सर अपना पीछे की तरफ लेती है और अपनी टेल को ऊंचा करती है, एंड देन इट फ्लाइज। लेकिन जब वो कॉन्फ्लिक्ट में होगी तो ये मूवमेंट जो है ना ये बार बार होगा, या तो एज इट इज या फिर किसी मॉडिफाइड फॉर्म में ये मूवमेंट जो है बर्ड का रिपीट हो सकता है। से कोई बर्ड ने कोई प्रेडेटर को सेंस करा, लेकिन वो उस समय दाना चुग रही है, तो उसने सेंस किया उसको उड़ना है नहीं उड़ना है, उसको लग रहा है कि अगर मैं उड़ जाऊंगी तो मैं भूखी रह जाऊंगी, लेकिन प्रेडेटर भी पास आ रहा है, तो वो रिपीटेड मूवमेंट हो सकती है यहाँ पर। नेक्स्ट इज द एम्बिवेलेंट बिहेवियर। एम्बिवेलेंट बिहेवियर में क्या है कि जो एनिमल इन कॉन्फ्लिक्ट है उसका पोस्चर ऐसा होगा कि इट विल गिव वे टू बोथ द टेंडेंसीज। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई एनिमल जो है ये कॉन्फिडेंट नहीं है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है रूमिनेंट का, एक काऊ का एग्जांपल दिया हुआ है। अगर वो कॉन्फिडेंट है अपने फूड के लिए तो आप ये देखिए कि उसका अप्रोच क्या है, उसके दोनों आगे के और पीछे के दोनों पैर सीधे हैं और वो गर्दन आगे करके खाने की तरफ नॉर्मल पोस्चर में बढ़ता है। लेकिन अगर वो नॉन कॉन्फिडेंट है तो उसके जो पिछले पैर हैं वो आगे की तरफ हो रहे हैं और अगले पैर भी आगे की तरफ है, लेकिन बॉडी को आप ये देखिए कि पीछे की तरफ जा रही है। बॉडी इज गोइंग
बैकवर्ड्स, नेक आगे है, तो ये नॉन कॉन्फिडेंट अप्रोच है। तो दिस इज एम्बिवेलेंट बिहेवियर कि मौका लगते ही वो वहां से चला जाएगा या चली जाएगी। देन देयर इज कॉम्प्रोमाइज बिहेवियर। कॉम्प्रोमाइज बिहेवियर भी एम्बिवेलेंट बिहेवियर के तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पे एक बीच का रास्ता होता है कि इसमें जो बिहेवियरल पैटर्न है ना, वो एक बीच का, मतलब कि ठीक है, बीच का रास्ता होता है जिसमें दोनों में से कुछ कुछ बिहेवियर जो है वो हो जाता है। अब प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट क्यों कह रहे हैं? ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, तो दे ऑलवेज रिमेन इन अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। उनकी कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारी चीजों के लिए होती है। अब यहाँ पे कुछ डिसीजंस तो ऐसे हैं जो उन्हें तुरंत लेने हैं, जैसे कि अगर कोई प्रीडेटर अप्रोच कर रहा है तो उनको वहां से एस्केप करना है, जो उनका पास्चर है, द ग्रेजिंग पास्चर जो भी है, वहां से उनको एस्केप करना है, तो तुरंत उनको फ्ली करना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार इट्स बेटर टू वेट, असेस द सिचुएशन। अब अगर कोई लायन अटैक करना चाह रहा है ऑन अ हर्ड ऑफ काउस, तो एकदम से आगे आएगा दौड़ता हुआ, एकदम से अटैक नहीं करेगा, वो देखेगा पहले, वो असेस करेगा कि कितनी गाय हैं, इसमें कितने बछड़े हैं, कितने बैल हैं, मतलब कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, ग्रुप का साइज कितना बड़ा है। कई बार गाय भी घेर करके शेर को मार देती हैं अगर उसका डिसीजन गड़बड़ हो जाए तो सिचुएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोशल एनिमल्स में, सोशल सिचुएशंस में, जहां पे कि जो फीमेल है ब्रीडिंग सीजन में, वो तब मिलेगी जब आप अपनी स्ट्रेंथ दिखा दे, तो भी अपने ओपोनेंट को असेस करना होता है बिफोर मेकिंग एन अटैक। ठीक है, जैसे कि रेड डियर टैग्स में आधा आधा घंटा, एक एक घंटा ले लेते हैं पहले एक दूसरे को चारों तरफ घूम घूम के देखने में कि कहाँ मारे हैं अपने सीन, जिससे कि इसको मैक्सिमम नुकसान हो। तो ये जो है, तो एनिमल्स दे रिमेन इन अ स्टेट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट। जो प्रेडेटर से एस्केप है, वो भी जो प्रे में ये बिहेवियर होता है, इट कैन बी, इससे पहले भी एक बहुत लंबा गैप हो सकता है असेसमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल हिनी है, हिनी मतलब लकड़बग्गा, सबसे ज्यादा धूर्त शिकारी कहा जाता है इसको। अगर एक दो हिनी है तो जो जीब्रा है वो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, दे विल कंटिन्यू ग्रेजिंग। लेकिन अगर उन्होंने देखा कि भाई ज्यादा है, तो वो एकदम से भाग लेंगे वहां से। तो ये अडेप्टेशंस जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनिमल बिहेवियर में, उसको बचाए रखने में, उसकी सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर को एनिमल हस्बेंड्री में आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं? आप बिहेवियर पैटर्न स्टडी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किस चीज से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं एनिमल्स, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर लाइवस्टॉक। अब आते हैं वैक्यूम एक्टिविटीज पर। वैक्यूम एक्टिविटीज जो है, दीज आर नॉट कॉन्फ्लिक्ट। अब इसको, वैक्यूम एक्टिविटीज जो है ना, ये तब जब वैक्यूम क्या होता है, नथिंगनेस, कि जहां पे कुछ नहीं है, हवा भी नहीं है, वैक्यूम इज एम्प्टीनेस। तो कोई अगर एनिमल हाईली मोटिवेटेड है, तो वो अपना बिहेवियर वो पूरा करेगा जबकि अप्रोप्रिएट स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि स्टारलिंग्स में कई बार उनको जब भूख बहुत ज्यादा लगी होती है और कोई इंसेक्ट नहीं होता है, तो वो पूरा मूवमेंट करेंगी ऑफ कैचिंग एंड ईटिंग एन इंसेक्ट, जबकि इंसेक्ट वहां प्रेजेंट नहीं है।
इसी तरीके से हेंस को अगर आप वायर फ्लोर्ड केजेस में रखें सीमेंट के फ्लोर के ऊपर, तो वो एक इनका रिचुअल होता है रेनी सीजन में डस्ट बेथिंग का, कि मिट्टी में लोट पोट होते हैं फिर पानी में जाके डुबकी मारते हैं, तो उससे पहले डस्ट बेथिंग होती है। वायर्ड केज है, सीमेंटेड फ्लोर है, लेकिन उसके बाद भी पूरा एक्शन डस्ट बेथिंग का करते हैं, तो वैक्यूम एक्टिविटी हो गई, क्योंकि वहां पे तो वैक्यूम एक्टिविटी को यू कैन कंसिडर इट एज अ फ्रस्ट्रेटेड बिहेवियर। नाउ कमिंग टू द अग्रेशन एंड एगोनिस्टिक बिहेवियर। अग्रेशन जो है ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, इसको कई तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। कुछ डेफिनेशंस में क्या है कि प्रेडेटरी बिहेवियर को भी अग्रेशन में रखा गया है, और जब हम प्रेडेटरी बिहेवियर को इसमें रखते हैं तो जो जिस एनिमल पे अटैक हुआ है वो तो खा लिया जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन बहुत से साइंटिस्ट ये मानते हैं कि प्रेडेटरी बिहेवियर को इससे अलग रखना चाहिए, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द फीडिंग बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पे साइंटिस्ट में कॉन्फ्लिक्ट है या डिसएग्रीमेंट है कि ये जो है अग्रेशन के अंदर प्रेडेटरी बिहेवियर हमको रखना है या नहीं रखना है। तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो कहते हैं दे हैव डिफाइंड अग्रेशन एज अ बिहेवियर that appears to be intended to inflict noxious stimulation or destruction on another organism। मतलब कि ये एक एनिमल के द्वारा किया गया ऐसा कृत्य है या ऐसा बिहेवियर है जिसका इंटेंशन ही ये है कि दूसरे एनिमल को कोई नुकसान हो। तो यहाँ पर ये जो इंटेंट है, मतलब उसकी भावना है कि मेरे को नुकसान पहुंचाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है उसमें इंटेंशन नहीं होती है, गैर इरादतन हत्या जो है उसमें आप अग्रेशन नहीं मतलब वहां पे देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो मेल एलिफेंट सील है, जब वो फीमेल को परसू कर रहा है तो उस बीच में अगर उसके अपने भी पप्स आते हैं तो उनके को रौंदता हुआ चला जाता है। उनको मारना या उनको रौंदना मेल एलिफेंट सील का इंटेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी उससे हो जाता है। तो वहां पे आप अग्रेशन कैसे कहेंगे, ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। तो अग्रेशन को आप सिंपली कह सकते हैं दिस इज सम सॉर्ट ऑफ ऑफेंसिव बिहेवियर। जो बिहेवियरल इकोलॉजिस्ट हैं जिनको आप इथोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, उनका कुछ ज्यादा थोड़ा सा फंक्शनल अप्रोच हो जाता है। तो वो कहते हैं कि अग्रेशन जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ रिसोर्स कंपटीशन in which an animal actively excludes rivals from some resource such as food, shelter or mate। मतलब अगर सेम रिसोर्स के लिए कंपटीशन है तो उसमें एनिमल जो है अपने राइवल्स को एक्सक्लूड करता है, देन इट इज नोन एज अग्रेशन। मतलब एक लायन अटैक कर रहा है ऑन अ हर्ड ऑफ काउज, आप उसको प्रेडेटरी बिहेवियर कह सकते हो, लेकिन वही लायन दूसरे लायन से फाइट कर रहा है ओवर द सेम हर्ड ऑफ काउज, देन इट विल बिकम एन अग्रेशन। इस अंतर को समझिए, बहुत बारीक सा अंतर है। दे इफ one lion attacks the herd of cows, it is predatory behavior। if the same lion fights another lion, एक शेर दूसरे शेर से लड़ रहा है कि ये गायों का झुंड मेरा है, तब ये अग्रेशन हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अग्रेशन से बेहतर टर्म जो होगा वो एगोनिस्टिक बिहेवियर होगा। ठीक है, तो एगोनिस्टिक बिहेवियर में सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं, जैसे कि थ्रेट हो गए, सबमिशन हो गए, चेजेस हो गई। चेजेस पीछे भागना, फिजिकल कॉम्बैट हो गया, लेकिन इसमें प्रेडेटरी अग्रेशन नहीं आता है। तो स्कॉट ने कहा कि इंजेस्टिव बिहेवियर जो है एक सेपरेट बिहेवियरल सिस्टम का डिफरेंट फंक्शन है।
अब देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर, जैसे कि टेरिटोरियल अग्रेशन है, जिसमें कि सेम फिजिकल स्पेस में से अपनी स्पीशीज के दूसरे एनिमल्स को एक्सक्लूड किया जाता है। देन देयर इज डोमिनेंस। डोमिनेंस सोशल बिहेवियर के अंदर आता है, कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर ऑफ अ कॉन स्पेसिफिक एज अ रिजल्ट ऑफ प्रीवियस एनकाउंटर, कि पहले भी झड़प हो चुकी है लेकिन उसमें एक कोई स्ट्रॉन्ग है तो वो डोमिनेंट हो जाता है। देन देयर इज सेक्सुअल अग्रेशन। इसमें द मेल विल यूज थ्रेट, फिजिकल पनिशमेंट अपनी फीमेल को ऑब्टेन करने के लिए या उसको अपने पास रिटेन करने के लिए। देन पेरेंटल अग्रेशन है। पेरेंटल अग्रेशन में अगर कोई इंट्रूडर आ रहा है या कोई प्रेडेटर आ रहा है उनके यंग वंस को अटैक करने के लिए, तो पेरेंट्स विल अटैक द इंट्रूडर। देन देयर इज पेरेंट ऑफस्प्रिंग। पेरेंट जब अपने ऑफस्प्रिंग्स को डिसिप्लिन करता है किसी भी तरीके से, मैमल्स में ज्यादा होता है ये, then it becomes the parent offspring aggression. Then predatory, some scientists they keep predation also in aggression. Then anti-predatory, anti-predatory is defensive attack by prey on predator, जैसे कि मॉबिंग होती है इन केस ऑफ जब गायों का झुंड जो है घेर करके शेर को मार देता, दैट इज मॉबिंग। तो जितने भी हमने यहाँ पे देखे प्रिडेटरी और एंटी प्रिडेटरी के अलावा, बाकी सब में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट जो है जो भी झगड़ा है या अग्रेशन है, दैट इज शोन अमंग द कॉन्स्पेसिफिक्स। एक ही स्पीशीज के एनिमल्स जो हैं उनके बीच में होता है। तो अलग अलग अग्रेशन जो है अलग अलग फंक्शन करते हैं स्पीशीज के अंदर, दैट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अग्रेशन? दो फैक्टर्स हैं, एंडोजीनस फैक्टर्स हैं और एक्सोजीनस फैक्टर्स। सो जो एंडोजीनस फैक्टर्स हैं उसमें सबसे पहले आता है रोल ऑफ हार्मोन। क्लास में हूँ, बाद में बात करूंगी। अग्रेसिव बिहेवियर जो है एनिमल्स में, इसको आप एसोसिएट कर सकते हो विद द ब्रीडिंग पीरियोडिसिटी। मेल्स जो हैं वो ज्यादा अग्रेसिव होते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल। जैसे जैसे जब ब्रीडिंग सीजन शुरू होता है तो उसमें मेल्स ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि जो उनका एंड्रोजन लेवल है वो ज्यादा थोड़ा हाई हो जाता है, और ये माना जाता है कि जो एंड्रोजन लेवल है वो अग्रेसिव बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत सारी स्पीशीज में। तो अगर कैस्ट्रेटेड मेल में भी टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं तो वो दोबारा से एग्रेसिव हो जाता है। और भी हॉर्मोन्स हैं जो एग्रेसिवनेस को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि फीमेल्स में एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो है वो कंट्रोल करता है एग्रेसिवनेस को, एनहांस करता है एग्रेसिवनेस। इसी तरीके से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है अफ्रीकन वीवर बर्ड्स में, ये एग्रेसिवनेस को कंट्रोल करता है। प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्टेरॉन ये भी अग्रेसिवनेस को मैनिपुलेट करते हैं। एसीटीएच अगर हाई है तो अग्रेशन कम हो जाता है, लेकिन अगर एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन लो है तो अग्रेशन बढ़ जाता है। तो अलग अलग हॉर्मोन्स का अलग अलग इफेक्ट आ सकता है अग्रेशन के ऊपर। अब यहाँ पे इन्वर्टिब्रेट हॉर्मोन्स भी हैं इन्वर्टिब्रेट्स में ऑब्वियसली, जैसे कि अब जो मोल्टिंग हार्मोन है एग्जिस्टीरोन, जिस समय मोल्टिंग हार्मोन सिक्रीट हो रहा होता है उस समय एग्रेशन लो होता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्रस्टेशियंस में स्पेशली, व्हेन दे मोल्ट, तो मोल्टिंग के बाद उनका जो कवच है उसको कड़क होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो अपने वीकेस्ट पॉइंट पर होते हैं मोल्टिंग के तुरंत बाद। तो अगर उस समय वो अग्रेसिव होंगे तो दे विल रिस्क प्रिडेशन। तो इस वजह से
उस समय वो कम अग्रेसिव होते हैं, उनकी एक्सोस्केलेटन सॉफ्ट होती है, एनिमल जो है वल्नरेबल होता है उस पॉइंट पे। लेकिन जब उनका शेल थिक हो जाता है, हार्ड हो जाता है, एग्जिस्टेरोन का लेवल अब नीचे चला जाता है, उस समय फिर उनका एग्रेशन बढ़ जाता है। दे हैव देयर क्लॉज रेडी टू फाइट। तो इसी तरीके से जुवेनाइल हार्मोन है जो कि कॉर्पोरा अलाटा द्वारा प्रोड्यूस होता है, दैट आल्सो कंट्रोल्स अग्रेशन। ग्रासहॉपर्स में जुवेनाइल हार्मोन के प्रभाव से फीमेल जो है वो रिसेप्टिव हो जाती है मेल के लिए, लेकिन अगर कॉर्पोरा अलाटा हटा दिया जाए तो फीमेल उसको रिजेक्ट करती रहती है। सो दीज आर द एग्जांपल्स दैट यू कैन गो थ्रू। देन देयर आर न्यूरल मैकेनिज्म्स। अलग अलग ब्रेन के स्ट्रक्चर का अलग अलग टाइप के अग्रेशन पे इफेक्ट होता है। जैसे कि कैट में अगर इलेक्ट्रिक स्टिम्युलेशन है वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस का, तो उसकी वजह से ग्राउलिंग होगा, हिसिंग होगा और क्लॉज से अटैक करेगा, तो डिफेंसिव अटैक हो गया। लेकिन अगर लेटरल हाइपोथैलेमिक एरिया को इलेक्ट्रिक स्टिम्युलेशन दिया जाए तो वो बाइट करता है, उसमें कोई डिफेंसिव एलिमेंट नहीं होता, ऑफेंसिव हो जाती है। एंड मिड ब्रेन, इनका क्या रोल है? एमिगडाला जो है ये प्रेडेटरी एग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन टेलीस्टिमुलेशन, इसमें क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांट किए जाते हैं थैलेमस में, हाइपोथैलेमस में, सेंट्रल ग्रे में। तो अगर मंकीज में ये इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांट किए जाएं थैलेमस, हाइपोथैलेमस या सेंट्रल ग्रे में, तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि जो लोअर रैंकिंग मंकीज हैं ये डोमिनेंट हो जाते हैं इस इलेक्ट्रिक स्टिम्युलेशन की वजह से। देन देयर इज द फॉस प्रोटीन, एफओएस प्रोटीन। एफओएस प्रोटीन जो इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक है, इसमें क्या करते हैं कि सेक्रीफाइस करके एनिमल को, उसको सेक्रीफाइस करते हैं और फिर उसका स्टडी करते हैं कि फॉस प्रोटीन कितना शो हो रहा है। तो इसमें ये बिहेवियर स्टडी किया गया कि एडल्ट मेल्स जो हैं गिनी पिग में, दे वर अलाउड टू इंटरैक्ट इधर विद अ सेक्सुअली रिसेप्टिव फीमेल और एन इंट्रूडर मेल। मतलब दो तरीके से अराउज किया गया, या तो फीमेल के साथ या कोई इंट्रूडर मेल था, और उसके बाद उनको सेक्रीफाइस करा, उनके ब्रेन के सेक्शन करे और उनको इम्यूनोलॉजिकल स्टेन्स दिए गए एफओएस प्रोटीन देखने के लिए। तो वहां पे ये देखा गया कि लिम्बिक सिस्टम जो है वो मेटिंग और एगोनिस्टिक बिहेवियर दोनों में एक्टिवेटेड थे। देन न्यूरोट्रांसमीटर, दिस वी हैव, इसमें रोल आता है नॉरएपिनेफ्रिन का, डोपामीन और सीरोटोनिन का, दिस यू कैन डू। देन रोल ऑफ जीन्स, कुछ जीन्स जो हैं दे आल्सो कंट्रोल, ये स्पेशली यूज में आता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट से स्टड फॉर्म्स। तो वहां पे आप पूरा प्रोजेनी देखते हो, पूरा उसका पेडिग्री देखते हो हॉर्स का, कि भाई इसके फादर ने ये रेस जीती, उसकी मदर ने ये रेस जीती, तो ये जो फोल है ये ऐसे स्टॉक से आ रहा है। तो इसमें ये देखा गया कि अगर माइस में किया गया कि वाइल्ड फीमेल हाउस माइस फॉर अग्रेसिवनेस उन्होंने टेस्ट किया, और उन्होंने हाई और लो स्कोरिंग माइस लिए कि ज्यादा एग्रेसिव और कम एग्रेसिव। तो उन्होंने दो लाइंस प्रोड्यूस करी, जो कि एक तो हाईली एग्रेसिव था फीमेल्स थी और दूसरी पैसिव फीमेल थी। और जो अनसेलेक्टेड कंट्रोल लाइंस थी वो, उनमें जो इंडिविजुअल्स आए वो इंटरमीडिएट्स थे। सो यू कैन से दैट जीन्स आल्सो कंट्रोल अग्रेसिव बिहेवियर। तो बहुत सारे एनिमल्स में देखा गया है कि जो ऑफेंसिव बिहेवियर है वो वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं उस दे कंट्रोल द ऑफेंसिव बिहेवियर। नाउ कमिंग टू द एक्सोजिनस फैक्टर्स ऑफ अग्रेशन, इसमें एक है स्टारवेशन। अगर एनिमल भूखा है तो वो ज्यादा
देन फ्रस्ट्रेशन, कि कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है एनिमल, जितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगा उतना ज्यादा अग्रेसिव होगा। देन देयर इज रोल ऑफ एक्सपीरियंस। कई बार क्या होता है कि अगर सोशल रैंकिंग में अगर कोई इस तरीके का एक्सपीरियंस है एनिमल का कि भाई मिस्टर ए से मैं बार बार हार जाता हूँ, तो जो मिस्टर बी है वो उतना अच्छे से नहीं लड़ेगा, उसको वो अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेगा, वो उतना अग्रेसिव नहीं होगा। तो ये एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देन देयर इज रोल ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट यहाँ पे आता है मोटिवेशन वाला एपेटाइट, नॉट द खाने की भूख, ये गोल ओरिएंटेड भूख जो है, ये रोल ऑफ एपेटाइट है कि किसको कितनी जिद है जीतने की, तो ये आ जाते हैं। देन सेक्स आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। सेक्स हार्मोन्स जो है ब्रीडिंग सीजन में जब टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है या जो यंग मेल है उसका टेस्टोस्टेरोन जो ओल्डर मेल है उसके मुकाबले ज्यादा है, तो वो ज्यादा अग्रेसिव होगा। तो जैसे जैसे गोनैड्स का साइज बढ़ता है वैसे वैसे अग्रेशन भी बढ़ता है। देन दिस यू कैन डू, बिकॉज अब जल्दी हमको कंप्लीट करना है। So, what is the adaptive significance of aggression? एक तो इससे जो इंट्रा स्पेसिफिक कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो जाती है। वो कैसे कम होती है कि वो जो एक्सपीरियंस की जो हम बात कर रहे थे उसकी वजह से कई बार एनिमल जो है वो उतना अग्रेशन शो नहीं करता है, वो अपने अग्रेशन को चैनलाइज करता है। और इसको आप यूज कर सकते हो एनिमल ब्रीडिंग में। एनिमल ब्रीडिंग में फॉर एग्जाम्पल फॉर हॉर्सेस आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो कि वो अपना उसका एग्रेशन आप चैनलाइज कर सकते हैं उसके परफॉर्मेंस में। सो आई थिंक दैट कवर्स इट ऑल।